बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। हमने चैप्टर 3 के शॉर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस रीड कर लिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इज़ कांस्टेंट, कि अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो क्या लीनियर वेलोसिटी जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी कांस्टेंट होगी। स्टूडेंट्स, रिजिड बॉडी वो होती है जिस पर फोर्स अप्लाई करने से उसके पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो वो कहते हैं अगर वो रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो क्या लीनियर वेलोसिटी भी उसके लिए ज़ीरो कांस्टेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है नो, क्योंकि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप है v = r/w, जहाँ पर v हमारे पास लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और w हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये कोई रिजिड बॉडी है तो उसके पार्टिकल का डिस्टेंस r डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, ये उसके पास ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल स्प्रेड हुए हैं तो उसका r सबके लिए डिफरेंट होगा। r डिफरेंट होने की वजह से चाहे इसकी वैल्यू सेम भी रहे, हमारे पास लीनियर वेलोसिटी भी डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर r की वैल्यू हमारे पास 2 आती है, 2 मेगा, लीनियर वेलोसिटी हमारे पास 2 मेगा होगी। एक दूसरी हमारे पास पार्टिकल के लिए r की वैल्यू 3 है तो वेलोसिटी हमारे पास 3 मेगा हो जाएगी। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। तो r डिफरेंट होने की वजह से भी डिफरेंट हो गई। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे नो, और उसके बाद यही सारी स्टेटमेंट को आप राइट डाउन कर देंगे और कहेंगे कि एक रिजिड बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर पार्टिकल स्प्रेड हुए हैं, पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा। ड्यू टू द डिफरेंट डिस्टेंस r, द लीनियर वेलोसिटी v विल आल्सो बी डिफरेंट फॉर द पार्टिकल्स। लास्ट पे मैं आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दूंगी जो कि 2 मार्क्स के लिए ज़रूरी होती है। 3.2 में कहते हैं कि आ लोफ ऑफ ब्रेड इज़ लेइंग ऑन आ रोटेटिंग प्लेट, कि एक हमारे पास प्लेट है जो रोटेट कर रही है, उसके ऊपर एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ है। एक क्रो उस ब्रेड के टुकड़े को वहाँ से ले जाता है। जो प्लेट ऑलरेडी रोटेट कर रही है उसकी रोटेशन पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाती है। अब क्वेश्चन है कि ये ज़्यादा क्यों हो जाती है। इसके लिए स्टूडेंट्स आप एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन यूज़ करेंगे, L = I ओमेगा, जहाँ पर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। अब स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ में जो इनर्शिया होता है वो उसके अंदर मेजर ऑफ मास होती है। तो जब यहाँ पर रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है, और उस हिसाब से इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि रोटेट कर रही है तो इसका इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका ज़्यादा होगा। लेकिन जब ये रोटी का टुकड़ा इधर से चला गया है तो इसके मास में भी कमी आई है, जिसका मतलब इसकी इनर्शिया में भी कमी आई है और डायरेक्टली इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कमी आई है। जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा इसलिए होगी ताकि हम एंगुलर मोमेंटम को मेंटेन कर सकें। तो हम इसका आंसर ये लिखेंगे कि जब एक क्रो इस ब्रेड के पीस को ले जाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ कर जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ करने की वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है ताकि इसका एंगुलर मोमेंटम मेंटेन रहे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू वी टम्बल व्हेन वी टेक द शार्प टर्न विद द लार्ज स्पीड। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एक शार्प टर्न लेते हैं तो हम टम्बल यानी लड़खड़ाते क्यों हैं या गिरते क्यों हैं। इसकी स्टूडेंट्स रीज़न ये है कि अगर हम एक टर्न लेते हैं एंड आवर वेलोसिटी और आवर स्पीड इज़ वेरी लार्ज, तो इस केस में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पे जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा हो, जो आउटवर्ड साइड से लगती है, बाहर की जानिब से जो फोर्स लगती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी तो हमें बैलेंस को मेंटेन करना होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही बैलेंस को मेंटेन करने को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देती है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यही हमारी लॉस ऑफ कंट्रोल की वजह बनती है, जिसका मतलब है कि v हमारे पास लार्ज और वो मूव कर रही हो कोई भी बॉडी टेंजेंशियली, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही वो रीज़न है जिसकी वजह से वो टम्बलिंग का शिकार हो जाती है। 3.4 है हमारे पास, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एट अ सर्टेन हाइट। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का एक स्पेसिफिक रिलेशन है और हमने उसको एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर रखा हुआ है। इसके लिए स्टूडेंट्स सपोज करें ये अर्थ है और अर्थ के गिर्द किसी ऑर्बिट के अंदर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है। इसके अंदर हमने एक सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है
और सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला हमारे पास है T=2π√L/g। किसी भी आर्टिफिशियल सेटेलाइट के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास 0 होता है। वैसे तो हम एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो वो हम ए को जी की जगह रिप्लेस करवा सकते हैं, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारे पास 0 होता है। तो अगर हम इस रिलेशन के अंदर जी की जगह 0 पुट करवाएं तो हम लिख सकते हैं L/0। L/0 का मतलब है किसी भी चीज़ को आप 0 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास इन्फिनिटी आंसर आएगा, इन्फिनिटी का अंडर रूट लेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास इन्फिनिटी ही आता है। तो इसका मतलब है कि ऐसी बॉडी जो हमारे पास यहाँ इस केस में सिंपल पेंडुलम है, अगर हमने उसको एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट में रखा हुआ है तो उसका टाइम पीरियड हमारे पास इन्फिनिटी होगा। 3.5 में हमारे पास इज द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, कि अर्थ के गिर्द कोई सैटेलाइट एक ऑर्बिट में हरकत कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है या मोशन है वो यूनिफॉर्म यानी कि सेम होगी, और एक्सेलरेटेड का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेटेड भी है। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम भी है, वो एक ही स्पीड से हरकत कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेटेड क्यों है? जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेटेड है, यानी उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, और ये अपनी डायरेक्शन को हर पॉइंट पे चेंज कर रहा होता है सैटेलाइट, क्योंकि इसने अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेटेड इस वजह से होता है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, और इसकी जो डायरेक्शन चेंज करने की वजह है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ दिस सेंट्रल बॉडी जो यहाँ पर अर्थ है। उसके बाद स्टूडेंट्स 3.6 हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट रेडियन हैज़ बीन प्रेफर्ड एज SI यूनिट टू डिग्री। तो स्टूडेंट्स डिग्री और रेडियन दोनों ही एंगल की यूनिट है, लेकिन हम रेडियन को प्रेफर करते हैं। उसके रीज़न्स हमारे पास क्या हैं, वो रीज़न्स हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई हैं। तो स्टूडेंट्स की कुछ रीज़न ये हैं, एक तो ये डायमेंशनलेस यूनिट है इसलिए हम रेडियन को डिग्री के ऊपर प्रेफर करते हैं। दूसरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर देता है। ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन जिसमें साइन, कॉस और टेन इंक्लूड होते हैं, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको सिंप्लीफाई कर देता है। तीसरा ये है कि मोर इंचुएटिव का मतलब होता है आसान। फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए काफ़ी आसान है, इजी है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ड्यू टू 3 फॉलोइंग रीजंस हम रेडियन को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास θ=ωt, जहाँ पे थीटा के यूनिट्स हमारे पास रेडियंस होते हैं। इसके दूसरे यूनिट डिग्री या रेवोल्यूशन भी होते हैं, लेकिन हम रेडियन को ही प्रेफर करते हैं, और वो इन 3 रीजंस की वजह से करते हैं। 3.7 है हमारे पास, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा फॉर 1 रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स वेलोसिटी के बारे में आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन के बारे में आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही हो तो उसकी वेलोसिटी लीनियर नहीं बल्कि एंगुलर वेलोसिटी होती है, और उसका एक्सेलरेशन लीनियर नहीं बल्कि एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर हम वेलोसिटी को लीनियर इस्तेमाल करेंगे और एक्सेलरेशन को हम एंगुलर एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई भी बॉडी हमारे पास सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। हम अगर चाहें तो एंगुलर वेलोसिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ये फार्मूला देती है। तो क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं एक सर्कल के अंदर, तो जहाँ से किसी भी चीज़ ने स्टार्ट लिया, रेवोल्यूशन का मतलब है एक पूरा चक्कर, उसी पॉइंट पे उसने आके अपने आप को एंड कर दिया है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल भी वही होगा जो हमारे पास इनिशियल है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 आता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी ने 3 मीटर से स्टार्ट किया है, उसके बाद उसका फाइनल भी 3 मीटर ही आता है, तो जब हम चेंज निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो इस तरह से 0/t करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। अगर वेलोसिटी 0 है किसी चीज़ की तो 0/t आपके पास आंसर आता है 0। तो उस चीज़ की वेलोसिटी भी 0 होगी और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो भी आपके पास 0 होगा। और ये एक ऐसी बॉडी के लिए है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही है। 3.8 में हमसे पूछा गया है, इन अ रेन स्टॉर्म विद अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही तेज़ तूफ़ानी हवा चल रही है और उसके अंदर बारिश होती है, तो अम्ब्रेला को पकड़ने के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी। तो स्टूडेंट्स एक स्ट्रॉन्ग विंड के अंदर रेन से बचने के लिए आपको अपनी अम्ब्रेला की पोजीशन को कुछ इस तरह से रखना होगा कुछ इस किस्म से, ताकि आप उससे बच सकें।
क्योंकि जब भी कोई तूफ़ान आता है तो विंड की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। आपने विंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट इसको रखना है, और जब भी तेज़ हवा चलती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉल नहीं करती किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बल्कि वो किसी भी एंगल पे जो है वो चल रही होती है। तो आपने उस एंगल को ब्लॉक करना है, इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना है और अपनी बॉडी को एज अ शील्ड इस तरह से अपने आप की हिफाजत करनी है कि अम्ब्रेला स्लाइटली इन फ्रंट ऑफ यू, हल्की सी आपके सामने होनी चाहिए, और आपकी पोजीशन और ग्रिप इस तरह होनी चाहिए कि अम्ब्रेला लो भी हो, थोड़ी सी नीचे भी हो और आपकी बॉडी के नज़दीक भी हो। इस तरह से आप बारिश से ज़्यादा बच सकते हैं। तो इन कंक्लूजन, अम्ब्रेला मस्ट बी टिल्टेड in the direction opposite to the direction of the velocity of rain। अगर रेन इस तरह आ रही है तो आपने अम्ब्रेला को इस तरह पकड़ना है, अगर रेन इधर से आ रही है तो आपने अम्ब्रेला को इस साइड से पकड़ना है, क्योंकि जो टोटल वेलोसिटी होती है हमारे पास वो रेन और विंड दोनों की वेलोसिटी इक्वल होती है, जिसका अम्ब्रेला ने रिएक्शन देना है वो रेन और विंड दोनों की वेलोसिटी का देना है, और वो इन दोनों के साम की इक्वल होनी चाहिए। 3.9 में कहा गया है, अ बॉल इज जस्ट सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग, इफ इट इज व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल इट ब्रेक्स, एक्सप्लेन व्हाई। यानी हमने एक रस्सी के साथ एक बॉल को बांधा हुआ है या किसी पत्थर को बांधा हुआ है, उसको हम रोटेट करवाते हैं तो वो नहीं टूटता, लेकिन जब हम उसे एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट करवाते हैं तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसकी रीज़न पूछी गई कि ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट्स, जब भी कोई स्ट्रिंग से बंधी हुई चीज़ सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तो डाउनवर्ड साइड पे उसका जो टेंशन है वो मैक्सिमम होता है, और जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है उसमें उसका टेंशन मिनिमम होता है। तो इसके जो टूटने के चांसेस हैं वो भी मोस्टली हमारे पास लोएस्ट पॉइंट पे ही होते हैं। उसकी रीज़न उस पॉइंट पर टेंशन का मैक्सिमम होना होता है, और इस पॉइंट पर टेंशन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि एक वेट होता है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, जिसको हम W=mg कहते हैं, और एक हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स होती है जिसको सर्कुलर पाथ पे मूव करवाती है, Fc=mv² / r। जब ये दोनों फोर्सेस हमारे पास इकट्ठी लगती हैं तो उस पॉइंट पर हम कहते हैं कि हमारे पास टेंशन भी मैक्सिमम है और रस्सी के या स्ट्रिंग के टूटने के चांसेस भी हमारे पास ज़्यादा हैं। तो इस पॉइंट पर वेट और सेंटीपिटल फोर्स दोनों इकट्ठे एक्ट करते हैं, तो इसलिए हमारे पास टेंशन मैक्सिमम होता है, और इसी सेंटीपिटल फोर्स की वजह से ही हमारे पास जो नेट टेंशन है वो अपनी लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। 3.10 में है, हाउ द सेंटीपिटल फोर्स अप्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस। पहला है अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। इसमें सेंटीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड की जाती है, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है F ग्रेविटेशनल फोर्स G M m डिवाइडेड बाय r², जहाँ पे M मास ऑफ अर्थ है, m मास ऑफ द सैटेलाइट है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.673 × 10⁻11, और r इन दोनों के दरमियान फासला है। F वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सेंटीपिटल फोर्स का काम कर रही है, या हम कह सकते हैं कि ये सेंटीपिटल फोर्स की फॉर्म में सप्लाई की जाती है। सेकंड है हमारे पास अ कार टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड। तो इसमें टर्न लेते हुए सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करती है, फ्रिक्शनल फोर्स हमें सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जो कि टायर और रॉड के दरमियान होती है। ये हमारे पास गाड़ी का टायर है और इसके और रॉड के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसे सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर सकती है। और हमने फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, F=μmg, जो कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हम इसको स्मॉल f से रिप्लेस करवा देते हैं, तो हम कहते हैं कि F=μmg। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन।